तो अगर आपने कभी बाहर ध्यान दिया होगा तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो उल्टियां मारता है। यानी कि कभी मान लो आप लोग ट्रिप पर गए और ट्रिप पर गए तो वो लड़का बार बार बस को रुकवा रहा है, उल्टियां कर रहा है, तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा जो है मूड खराब हो जाता है। तो आपको जगह जगह जो है उल्टियाँ करने वाले लोग मिल जाते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब एक तरह से बीमारी की तरह मानते हैं कि भाई उल्टियाँ नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो इस उल्टियों को करवाने में हमारी हेल्प करती हैं, यानी कि हमारी उल्टियों को बढ़ावा देती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अपने टॉपिक एमेटिक्स के बारे में। और इस टॉपिक में मतलब मेनली पढ़ेंगे कि एमेटिक्स हमारी वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारी उल्टियों को बढ़ावा देती हैं, यानी कि वॉमिटिंग को इंक्रीज कर देती हैं। तो आखिर क्यों इन दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और उसके यूनिट 4 हमने स्टार्ट कर दिए थे और ये यूनिट 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक्सपेक्टोरेंट के बारे में अच्छे से बात की थी, आप जाके चेकआउट कर लेना। और जो भी बाकी यूनिट है सारा कुछ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले की लिंक मिलेगी, आप सब्जेक्ट वाइज जो भी कुछ देखना हो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब जो है डायरेक्टली हम अपने एमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही देसी अंदाज में समझते हैं कि वॉमिटिंग क्या है, हमारी एमेटिक्स क्या है, पूरा फंडा हम अच्छे से समझ लेते हैं, देन हम इसको जो है टेक्निकल टर्म में समझेंगे। तो वॉमिटिंग एमेटिक्स का सिंपल सा फंडा ये है कि ये हमारी वो दवाइयाँ हैं जो हमारी वॉमिटिंग को बढ़ावा देती हैं। तो वॉमिटिंग एक्चुअल में क्या होती है? तो वॉमिटिंग एक तरह से हमारा फोर्सफुल एक्सपल्जन होता है। इसका मतलब क्या है? तो मान लो ये मेरा मुंह हो गया, यहाँ पे मेरा ही मान लो, और यहाँ से मैंने कुछ भी खाया पिया, और जब हम ये खाना पीना खाते हैं या कुछ भी और खाते हैं, कोई दवाई मेडिसिन कुछ भी खाते हैं, वो हमारे इस तरह, ये हमारी ओरल कैविटी मान लो मुंह है, यहाँ से खाया हमारे ईसोफेगस में चला जाता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। और फूड पाइप के द्वारा ये खाना पीना जो भी हमारे पेट के अंदर चला जाता है, और पेट में होता है उसका डिसइंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यानी कि वो टूटा मुड़ता है, और उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, यानी कि पचना शुरू हो जाता है। और उस डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा खाना पीना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और यहाँ से क्या होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर यानी कि खून के अंदर जाना शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत पार्ट हमारा यहाँ स्टमक से भी शुरू हो जाता है। यानी कि अब अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे जो खाना पीना था, जो भी हमने मेडिसिन खाई, वो हमारी जो ओरल रूट से हम खाते हैं, वो इसीलिए तुरंत अपना असर नहीं दिखाती हैं, क्योंकि वो पहले हमारे ओरल में जाएंगी, यहाँ से हमारे ईसोफेगस में जाती हैं, और उसके बाद हमारे स्टमक में जाती हैं, और स्टमक में जाने के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। तो इसलिए हमको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि हमारा जो फूड है या मेडिसिन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में मतलब कुछ भी मतलब डाइजेस्ट वगैरह नहीं होती और हमारी बॉडी में अपना असर नहीं दिखाती। अब बात करते हैं कि भाई उल्टियाँ क्यों आती हैं। तो उल्टियाँ आने का सिंपल सा फंडा क्या है कि मान लो आपने कभी ज़्यादा खा लिया, और जब ज़्यादा खा लोगे तो आपका पेट पूरा भर जाएगा, तो पेट भरने के बाद वो आपके ईसोफेगस में आ जाता है, और जब यहाँ पे वो आने लगता है तो आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया। तो आपके जो ब्रेन होता है, दिमाग, वहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर होता है बीसी हमारा। तो ब्रेन में जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर है वहाँ पे जाके एकदम मतलब मैसेज चला जाता है कि आपने कुछ ज़्यादा खाना पीना किया है और ये आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी कि पेट हमारा इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो तुरंत हमारा जो है यहाँ से बाहर निकलने लगता है। तो इसी को हम वॉमिटिंग बोलते हैं। कई बार आप कुछ गंदा संदा खा लेते हो, उल्टा खा लेते हो, तो वो चीज़ क्या करेगा, आपको मतलब यहाँ टंग वगैरह इधर से कनेक्टेड होता है हमारा वॉमिटिंग सेंटर, तो एकदम अजीब सा लगता है, बहुत गंदी स्मेल लगती है और आपसे कंट्रोल से बाहर होती है, तो वो भी चीज़ें आपके बाहर निकल जाती है। कई बार कुछ लोग हैवी खा लेते हैं, ज़्यादा अंडे खा लिए, ज़्यादा चिकन वगैरह खा लिया, या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा ली, तो इतना कुछ भी हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो चीज़ें भी बाहर निकल जाती हैं। तो ये तो होता है नॉर्मली हमारे वॉमिटिंग, और ये हमारे वॉमिटिंग सेंटर की तरफ हो जाती है, नॉर्मल फंडा है। लेकिन ये एमेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि ये जो हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक केस समझ लो कि मान लो कोई एक बंदा है और उसने क्या किया, जहर खा लिया, यानी कि पॉइजन, उसने जहर ले लिया, और अगर वो यहाँ पे जहर ले लेगा तो वो यहाँ पेट पे जाएगा, और जहर लेने के बाद यहाँ पे जाके उसको हल्का हल्का अवसर जो है दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर इस केस में मान लो उसके किसी ने पकड़ लिया उसको कि उसने कोई जहर वगैरह पिया है, तो उस केस में अगर उसको एमेटिक नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो क्या हो सकता है कि यहाँ से बहुत चांस है कि उसको उल्टियाँ होंगी, और उल्टियाँ होंगी तो भाई अभी वो पॉइजन का कंटेंट था वो पेट के अंदर था, तो वो पेट से बाहर नहीं गया, तो वो सारा का सारा कंटेंट हमारा पेट की तरफ क्या है, बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमारे मुंह की तरफ बाहर निकल जाएगा, और उस बंदे की जान बच जाएगी। सेकंड ऑप्शन होता है कि किसी ने ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया और उसको पता है कि कोई उसने मतलब मान लो एक्सपायरी दवाई खा ली, या कुछ उसने 2-3 दिनों का ख़राब वाला खाना खा लिया, तो उस केस में भी वो यहाँ पे वॉमिटिंग करने में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा मान लो ओवरडोज हो गई, यानी कि किसी ने मेडिसिन दवाइयाँ खाई और उसकी हो गई ओवरडोज, तो ओवरडोज वाले केस में भी यहाँ पर जो है हम इस एमेटिक नाम की दवाई यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ से उल्टियाँ कराने में हेल्प करेगी। यानी कि सिंपल था फंडा, जो कुछ हमने ऐसा खा लिया जो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं था, गंदा संदा था और हमको नुकसान कर सकता था, वो सारे के सारे मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमारी एमेटिक्स नाम की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं।
तो अब अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, दीज आर दोज ड्रग विच हेल्प इन एम्पटिंग द स्टमक बाय इंड्यूसिंग वॉमिटिंग। यानी कि मेनली ये हमारा क्या कर रहा है, हमारे पेट को खाली करने में हमारी हेल्प कर रही है। कैसे? हमारे जो पेट के वॉमिटिंग के थ्रू, यानी कि उल्टी करा के। इसके अलावा बेस सिंपल आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, विच इंड्यूस वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग वाली प्रोसेस को हम एमेसिस बोलते हैं और दवाइयों को हम एमेटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा जो वॉमिटिंग है वो हमारा एक फोर्सफुल एक्सपल्जन होता है। फोर्सफुल मतलब हम जो उल्टियाँ करते हैं एकदम प्रेशर से आती है, एकदम ही बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, तो सारा कुछ बाहर निकल जाता है जो पेट का कंटेंट होता है। और उसके बाद अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, एकदम वो हो जाता है, यानी कि रेस्ट मिलता है। और कई केस में जो बीमारी वाली वॉमिटिंग होती है उसमें तो ये दवाइयाँ यूज़ नहीं करना, क्योंकि उस केस में क्या होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से हमको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अब उल्टियाँ करते क्या हुआ हम यहाँ पर, यानी कि एमेटिक नाम की दवाई यूज़ क्यों करेंगे? तो अगर पॉइजनिंग है, किसी ने जहर वगैरह खा लिया, ओवरडोज हो गया, या किसी दवाई का एडवर्स इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, या कभी कोई गलत दवाई खा ली, तब इस दवा का हम जो है यूज़ करेंगे। अब ये काम कैसे करता है? तो सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें हमारी काम करेंगी। एक हमारा होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके बाद जो वॉमिटिंग सेंटर है जो हमारी वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रहा है, उसी के बाद हमारा मेडुला जो यहाँ ब्रेन है उस पर प्रेजेंट होता है CTZ, यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो जब भी हमारी बॉडी को कुछ लगता है तो हमारा जो स्टिमुलेशन है वो हमारा इसके पास आता है और ये स्टिमुलेट हो जाता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और ये हमारे इस वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा कि अब भाई आपको उल्टियाँ करनी है, और हमको उल्टियाँ आ जाती हैं। तो दवाइयाँ मेन हमारा क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे। सेकंड चीज़ हमारी क्या होती है, सेकंड हमारे यहाँ पर क्या होती है कि ये हम जो मेडिसिन खाते हैं ये कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये एक्चुअल में क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर इरिटेशन कॉज करेंगे। और जब यहाँ पर इरिटेशन कॉज होती है तब यहाँ पर हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे सीक्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारा म्यूकस फ्लूइड था वो बढ़ेगा। और उस चक्कर में क्या होगा कि यहाँ पर एकदम जब सीक्रेशन बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हमारी होने लगती है वॉमिटिंग, यानी कि एकदम ऐसा लगेगा जैसे ऊपर ही कुछ आया जा रहा है, एकदम मूवमेंट बढ़ेगी, पेट बढ़ेगा, ऐसा लगेगा ऊपर ही कुछ आया जा रहा है, और आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे सारा कुछ आपके मुँह से बाहर। आपने धमाल मूवी का वो डायलॉग तो सुना होगा, आधी उल्टी सीधी तेरे मुंह पे, यानी कि जो खा लेते हैं उसमें ये बाहर निकलवाते हैं। बाकी ये जो हमारे मूवमेंट को बढ़ा देते हैं ना, इसीलिए ये कफ सिरप में भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कफ सिरप में भी मेन हम क्या कर रहे थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कफ हम यहाँ पर म्यूकस को बढ़ा के अपने आप को ठीक कर रहे थे। तो ये आप पिछली वीडियो जाके देख लेना एक्सपेक्टोरेंट वाली। अब हम बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हमारे नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और नॉन इरिटेंट होने चाहिए। अब बोलोगे कि सर इरिटेशन तो कॉज करेंगे, ये इनका मैकेनिज्म है, लेकिन नॉर्मली हमारे बॉडी के लिए नहीं होने चाहिए, मतलब डिस्कम्फर्ट वगैरह ना करें, पर भाई उल्टियाँ करवाएंगे तो थोड़ा बहुत तो डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे जो बाकी के ड्रग है उनके साथ मिक्स वगैरह करके एक्शन ना दें, और ये शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए होने चाहिए, यानी कि आपने खाया पिया तो थोड़ी देर के लिए आपको असर दिखाएं, पता चल रहा है कि आपने खाई आज गोली और 2 दिन तक आप उल्टियाँ ही मार रहे हो, तो बॉडी खत्म हो जाएगी। तो बस शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि थोड़ी देर के लिए होना चाहिए इनका असर। बाकी इसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, जैसे हमारे जो GIT में इरिटेशन कॉज करते हैं उसमें हमारे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आ जाते हैं। अब हम अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट मेन है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस पर स्टार लगा है, तो इसके बारे में सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा एक हाइड्रो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसको ब्लू विट्रल नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा CuSO4, और ये पानी के फॉर्म में तो 5 पार्ट के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, और इसी के हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 159.6 ग्राम पर मोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें, 2 तरीकों से हम इसको बना सकते हैं। पहले में हम क्या करेंगे, क्यूप्रिक कार्बोनेट को हम यहाँ पर CuCO3 को हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, और जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट हमारा बन जाता है। तो ये सिंपल हमारा एक प्रिपरेशन थी, मिलाना वही है, यहाँ से ये लगा दो, यहाँ से ये लगा दो, तो CuSO4 बन गया, और इधर हमारा H2O और CO2 बाहर निकल जाएंगे। सेकंड केस में हमारा क्या है, इट कैन आल्सो बी प्रोवाइड द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि कॉपर लेना है, इधर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को यहाँ मतलब वो करवा दोगे, रिएक्शन करवा दोगे, और साथ में एयर देनी है, तो एयर से हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो जब ये रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से C2SO4 ये 2 मोल बन गए, और यहाँ पे पता है H2 और इधर से O, तो ये हमारा H2O की फॉर्म में पानी बाहर निकल जाता है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये हमारा डीप ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और अगर पाउडर फॉर्म में करो तो ब्लू पाउडर हो गया। ऑर्डरलेस होता है, पानी में सॉल्यूबल है और अल्कोहल में इनसॉल्यूबल है। बाकी अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको 2-3 रिएक्शन तो सेम मिल जाएंगे। जब भी H2SO4 के साथ होगी, H2 और CO2 बाहर निकाल देना है, और जो भी मटेरियल उसमें H2 मिला के आपको रिएक्शन बना देनी है। और प्रॉपर्टीज़ में मेनली क्या होता है, पानी में सॉल्यूबल होता है कंपाउंड, और इनसॉल्यूबल होता है अल्कोहल में। तो आपको जो है पेपर को खाली छोड़ के नहीं आना है, ऐसी कुछ भी चीज़ें आप उतार के आ सकते हो। अब रिएक्शन के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड ये आपस में जब रिएक्ट कर जाते हैं यहाँ पर, तो एक क्यूप्रिक आयोडाइड अणु बना देता है। तो बस एक रिएक्शन है जो आप चाहो तो इसकी नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा है तो ये हमारा लॉन्ग में आ सकता है। तो CuSO4 और 4Ki इनको मिलाएंगे CuI2 बन जाएगा, जिसको हम क्यूप्रिक आयोडाइड बोलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एसे के बारे में, तो कैसे क्या कर सकते हैं। तो इसका एसे हम जो है मेनली यहाँ पर क्या करेंगे,
कॉपर सल्फेट लेंगे और उस कॉपर सल्फेट को वेट करके उसमें पानी मिला देंगे, सिंपल लिख दो। उसके बाद इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड और एसिटिक एसिड मिला दोगे। और अगर आपको याद होगा तो ये आयोडीमेट्री जो हमने पढ़ा था उसमें मतलब अपने एनालिसिस में पढ़ा था आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री के बारे में, शायद इसी में था, तो उन्हीं में ये मेनली आएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड एसिटिक एसिड हम मिला देंगे हम कॉपर सल्फेट के साथ में, तो हमारा आयोडीन बन जाएगा। और जब आयोडीन बन जाएगा देन इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं हम स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और स्टार्च को एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो जब स्टार्च इसके साथ मिल जाता है तो ब्लू कलर हो जाता है, और जैसे जैसे हमारी ये टाइट्रेशन होगी ये ब्लू कलर हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो जब ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है आप समझ लेना कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसको एज अ एमिटिक्स यूज़ करते हैं, बाकी ये एस्ट्रिंजेंट और फंगीसाइड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक हमारा सेकंड एग्जांपल है, तो ये कम ही आता है मोस्टली, पता है, ऐसे समझ लो कि ये हमारा रोकेल साल्ट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4NaKO6 है और मॉलिक्यूलर वेट हमारा 210.158 ग्राम पर मोल है। और इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम बाइटार्ट्रेट को मिक्स करा देंगे। ये सोडियम कार्बोनेट है पानी के साथ में, और ये हमारा ये है, और इसमें साथ में हमने 6 हाइड्रोजन के और जोड़े हैं, और इन सबको मिला के हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा ये फॉर्म हो जाता है। बस यहाँ पे गौर करोगे ये थोड़ा आगे पीछे KNa हमारा पहले आ गया, बाकी C4H4 हमारा इधर है और O6 हमारा इधर है, बाकी 4 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस है, सैलाइन टेस्ट बाटनी में सॉल्युबल है, एल्कोहल में सॉल्युबल है। यूजेस के बारे में बात करें तो हमारा एज अ एमिटिक्स यूज़ करेगा, और सैलाइन कैथार्टिक्स की तरह भी हमारा इस्तेमाल होता है। कैथार्टिक्स हमारे जो कॉन्स्टिपेशन में काम आते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। देखो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जुकाम हो रखा है, तो ऐसे आई होप आपको सर क्लियर हो गया होगा। बाकी अब आपको जो है एमिटिक्स की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, और अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नोट्स आपको caramel.farmer.in की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।